नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीब और शोषित समाज के लिए काम किया है। चिराग पासवान ने राज्य की कानून व्यवस्था के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक कानून व्यवस्था किसी भी राज्य का विषय होता है। अगर किसी राज्य में किसी तरीके की हिंसा, उपद्रव या अराजक स्थिति होती है तो उसे रोकने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं। काबिलियत के बल पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची हैं। ये अपने में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है और उनकी यही काबिलियत, इसी सामर्थ्य का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही एज अ गवर्नर, उनकी जो भूमिका रही झारखंड में या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी समाज के प्रति उनकी सेवा रही, इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम पृष्ठभूमि को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए होगा। और पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। युवा की आत्मा मर रही है तो देश की आत्मा मर गई, ये कहना है तेजस्वी का। रेलवे और सेना में सबसे ज्यादा बहाली निकला करती थी, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और सेना में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत कर दी गई। अब इसको लेकर लोगों के मन में आक्रोश है, नौजवान चिंतित है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि नौजवानों से उनके कार्यालय की चौकीदारी करवाएं। केंद्र सरकार कानून को वापस ना ले। सरकार कानून बना सकती है, बदल सकती है, लेकिन जनता सरकार बना सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। ये हमने साफ तौर पे कहा कि जब युवा की आत्मा मर रही हो तो देश की आत्मा मर रही है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और दो मात्र ऐसी संस्थाएं हैं जहां सबसे ज़्यादा रोजगार और या बहालियाँ निकला करती थी, जो रेलवे जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और दूसरा सेना, और वहां भी ठेकेदारी प्रथा जो है शुरुआत की गई। इसमें मान लीजिए कई लोग जो हैं जिनका केवल ज्वाइनिंग रह गया था, अब उनको भी फिर से पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और पटना में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च कर महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश के युवा इस योजना से आक्रोशित हैं। योजना से 75% युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना है। सेना से निकलने के बाद युवा क्या करेंगे, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि जितने युवाओं को जेल में बंद किया गया है उसे जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो सभी नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। और झारखंड में युवा राजद का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अग्निपथ योजना के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। मोरवादी बापू वाटिका से राजभवन तक पैदल मार्च किया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, अब आरजेडी ने भी झारखंड की राजधानी रांची में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो रांची में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, इसकी तस्वीर आप देखिए। झारखंड युवा राजद का ये विरोध प्रदर्शन, मोरवादी बापू वाटिका से राजभवन तक पैदल मार्च किया और अग्निपथ योजना का विरोध किया। तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है सेना की तरफ से कि इसे वापस फिलहाल नहीं लिया जाएगा। इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष दरअसल भ्रम फैला रहा है, युवाओं को बरगला रहा है। और जो बात विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दरअसल ऐसा नहीं है।
युवाओं के हित के लिए है और साथ ही साथ एक बड़ी बात सेना ने कही है। उसमें ये कहा गया है कि यंग आर्मी हम चाहते हैं और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो अब अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना का हो रहा है। रांची में भी आरजेडी का ये विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना के खिलाफ। और आरा में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन के बाद दानापुर रेलखंड से पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई है। रेल चलने से यात्रियों में खुशी है। दानापुर रेलखंड से लगभग 5 दिनों से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी और अब सुकून राहत की सांस ली है सभी यात्रियों ने, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब जो ट्रेनें हैं वो रवाना होने लगी है। ट्रेन चलने से यात्री भी खुश हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कतें पिछले कई दिनों से यात्रियों को हो रही थी जब ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा था। तो अब आवाजाही शुरू हुई है इस विरोध प्रदर्शन के बाद ट्रेनों की, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा किस तरह से बिहार में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। कई ट्रेनों की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया था, ट्रेन के इंजन को जला दिया गया था, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, बाकायदा रेलवे ट्रैक जिन पर तोड़फोड़ की गई थी। और अब स्थिति सामान्य हुई है। ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलनी शुरू हुई है। अब यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। तो विरोध प्रदर्शन के बाद अब एक राहत, सुकून, क्योंकि यात्री जो थे वो परेशान थे, आवाजाही नहीं कर पा रहे थे और अब पैसेंजर जो ट्रेन है वो रवाना हुई तो यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। तो विरोध था अग्निपथ योजना का। बिहार में सबसे ज्यादा हमने देखा था तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी। और हम पैसेंजरों को राहत मिली। हम लोगों को 7:05 और 7:25 वाली जो गाड़ी है हम लोगों के लिए आज से स्टार्ट हो गई। आरा और पटना पैसेंजर जो चालू हुई, हम लोग को ये बंद होने से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई। हम लोग का बस का यात्रा करना पड़ा। एक दिन का फेयर एक साइड का 120 रुपये लगता था, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने चालू किए। बहुत बढ़िया ये काम हुआ, सभी पैसेंजरों के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर यूपी रेरा की अंतरिक्ष बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी रेरा ने अंतरिक्ष बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। अंतरिक्ष फेज 2 और 3 और संस्कृति फेज 2 पर कार्रवाई हुई है। यूपी रेरा की कार्रवाई में पंजीकरण को रद्द किया गया है। सहकारी आवास समिति का बैंक खाता सीज हुआ है। बिल्डर को 2022 में यह परियोजना पूरी करनी थी, लेकिन अब अंतरिक्ष बिल्डर पर यह बड़ी कार्रवाई रेरा की तरफ से फेज 2, 3 और संस्कृति फेज 2 पर यह कार्रवाई हुई है। तो अंतरिक्ष बिल्डर जिस पर यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, सहकारी आवास समिति का बैंक खाता भी फिलहाल बताया जा रहा कि सीज कर दिया गया है। और बिल्डर को 2022 में अपनी जो परियोजना थी वो पूरी करनी थी, दरअसल वो पूरी नहीं हो पाई और अब ये कार्रवाई यूपी रेरा की तरफ से अंतरिक्ष बिल्डर पर की गई है। और यूपी के कौशांबी में एसआईटी के जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी करने वाले 2 शिक्षिकाओं को पकड़ा है, जिसके बाद एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। इस बात की जानकारी जब महिला शिक्षिका को हुई तो वह फरार हो गई। अभी तक महिला का कहीं कोई अता पता नहीं है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि यह मामला फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति का है। ये मामला फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। जो संबंधित शिक्षिका के संबंध में ये लेटर आया है वो जनपद अमेठी में इनकी पहली नियुक्ति थी। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से हमारे जनपद में आई थी और ये 2018 में हमारे जनपद में कार्यरत रही हैं। और फिर जब एसआईटी के माध्यम से जांच प्रक्रिया चल रही थी और जब एसआईटी का लेटर आया है तो हमने इन शिक्षिका को 2 नोटिस दे रखा है और अभी नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करते हुए इनकी सेवा समाप्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर बुलंदशहर से, जहां पर एनकाउंटर के डर से बदमाश ने सरेंडर किया है। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा है। 307 का आरोपी था। तख्ती डालकर गले में थाने पहुंचा और सरेंडर किया।
आरोपी अतीक और शाहरुख ने थाने में सरेंडर किया है। 2 दिन पहले भी पुलिस टीम पर हमला किया गया था। दोनों ने सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचकर सरेंडर किया है। कोई डर है कानून का? अपराधी सरेंडर कर रहे हैं गले में तख्ती डालकर। 307 के आरोपी हैं जो कि थाने पहुंचे और सरेंडर किया। आरोपी अतीक, शाहरुख दोनों थाने पहुंचे। तस्वीर देखिए आप, ये दोनों आरोपी हैं 307 के, उन्होंने सरेंडर किया है। 2 दिन पहले भी पुलिस टीम पर हमला किया गया था और अब एनकाउंटर के डर से इन दोनों बदमाशों ने सरेंडर कर दिया है। और पुलिस टीम लगातार जिस तरह से आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है, अब उनको एनकाउंटर का डर सताने लगा है और इसीलिए गले में तख्ती डालकर 307 के आरोपी जो कि थाने पहुंचे सरेंडर किया। और सोनभद्र में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से युवक की मौत का मामला सामने आया है। सेना का जवान था मृतक बाबूलाल यादव। कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर ही आया था मृतक जवान। जिला अस्पताल में जवान को मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के बाद शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार हर्ष फायरिंग की घटनाएं जो सामने आ रही थी, उसमें एक और ये मामला सामने आया है। सेना का एक जवान था मृतक बाबूलाल यादव जो कि हर्ष फायरिंग का शिकार हुआ है। कुछ दिन पहले ही बताया जा रहा कि छुट्टी पर वो घर पर आया था और हर्ष फायरिंग में कई लोगों की इससे पहले भी जान जा चुकी है और लगातार इस पर बैन है। उसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखकर हर्ष फायरिंग की जाती है। एक बड़ा मामला हर्ष फायरिंग का सामने आया है, जहां पर सोनभद्र में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई, जहां पर एक युवक की मौत की खबर है। तो सेना का जवान था मृतक जो कि छुट्टी पर आया था कुछ दिन पहले ही। हर्ष फायरिंग हो रही थी, शादी समारोह जिस पर पूरी तरह से हर्ष फायरिंग पर बैन है। और उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग के मामले बढ़ते हैं और इसमें समझ में आता है कि जो नियम कायदे बने हैं उसको ताक पर रखा जाता है। कानून का डर नहीं होता लोगों में। और खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 15 से ज्यादा मामलों में ये वांछित था और लगातार इस पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज थे। और अब आपको बता दें कि एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है सहारनपुर में। और कुशीनगर में युवक को हिरासत में लेने के बाद झड़वा गांव में बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया है। पुलिस को सूचना देने के शक पर युवक पर हमला किया गया है। भीड़ के चुंगल से बचकर युवक ने घर में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। भीड़ ने युवक की बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। 20 जून को कर्मचारी से 7 लाख रुपए की लूट हुई थी। लूट के आरोप में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। दरिया सुजान थाने के झड़वा की ये पूरी घटना है। और कन्नौज में ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन कब्जा मुक्त हुई है। पूरा मामला आपको बता दें, मामला सदर तहसील के सतौरा गांव का है, जहां पर ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखी थी, जिसके बाद उस जमीन पर कब्जा मुक्त किया गया है। अब नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने बुलडोजर उस पर चलाया है। दबंगों की कब्जा कर बनाई गई 18 दुकानों को गिराया गया है। कब्जा करके 18 दुकानें दरअसल यहां पर बनाई गई थी, इनको गिरा दिया गया है। बुलडोजर चला है अब सभी पर। ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन पर जिस पर कब्जा मुक्त हुआ है, दबंगों ने इस पर दुकानें बनवा ली थी अवैध तरीके से और अब इन पर बुलडोजर चला है। और खबर रायबरेली से, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकली एक ही परिवार के 2 महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया है। दोनों रिश्ते में सास बहू बताई जा रही। ट्रक की टक्कर से बहू की मौके पर मौत हो गई। सास ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके का है, जहां पर महाराजगंज हैदरगढ़ रोड पर
कुचड़ी गांव की रहने वाली रिश्ते में सास बहू मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह 4:30 बजे मेरी भाभी और एक बहू लगती है, मेरे परिवार की हैं दोनों लोग। रोज़ टहलने जाती थी, आज भी टहलने के लिए दोनों लोग निकली यहाँ से और सादापुर चौराहे से पेट्रोल टंकी थोड़ा पहले ही जा रही थी। पीछे से कोई ट्रक या बड़ा वाहन आया जिसने इनको जोरदार टक्कर मार दी। तो जो विमलेश पांडे मेरी बहू थी, उनकी तो मौके पे ही डेथ हो गई क्योंकि उनके सर पे गाड़ी चढ़ गई थी। और जो भाभी जी थी उनको चोट गंभीर आ गई थी सर में, जिनको हम लोग यहाँ से जैसे ही पता मिला कि वहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है, दौड़ के गए तो पता लगा घर की ही औरतें। ये करीब 6 बजे सुबह आज एक महिला जिसका नाम मधुबाला गुप्ता 55 साल सगरापुर की अत्यंत गंभीर अवस्था में CHC पे लाई गई और परीक्षण के उपरांत उसको मृत घोषित कर दिया गया। बता रहे हैं टहलने जा रही थी क्या? हाँ, ऐसा बता रहे थे कि सुबह वो टहलने के लिए घर से निकली थी, किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। ये और बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धर्मकाटा चौराहे के पास 3 दुकान में अचानक से आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान स्वामियों को आरोप है कि आग बीजेपी नेता मनोज थपलियाल ने लगवाई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें की तस्वीरें सामने आई। मोटरसाइकिल, मैकेनिक साइकिल और मैकेनिक और रजाई गद्दों की दुकान थी। दरअसल सड़क किनारे 3 कच्ची दुकानें, इन दुकानों को हटाने का लगातार दुकानदारों पर दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें बरेली की है। 3 दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप वहां पर बचा। तमाम लोग वहां पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। ये मेरी दुकान जिस जगह है ये वाल्मीकि मरघट कहलाता है। अब से 30 साल पहले से मैं यहीं से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूँ साहब। वाल्मीकि समाज से आग पीछे से किसी ने लगाई है साहब। और मुझे अब से 2 महीना पहले जो है ये धमकी दी थी कि अपना ये प्लांट सब बंद कर दो, नहीं हम यहाँ से उठा के फेंक देंगे, नहीं इसमें आग लगा पा देंगे हम। मनोज थपलियाल ने, ये भाजपा का जो है नेता है साहब, कौन है क्या है इसका मुझे नहीं मालूम साहब। वो कमेटी का, यहाँ के आश्रम की कमेटी का जो है अध्यक्ष चुना गया है और फर्जी कमेटी है वो। इसके पीछे सर मेरी संपत्ति है और मेरा मकान बना है। वहाँ खड़ा हुआ था, पीछे ही तब आग लगी। समझे, मुझे नहीं मालूम किसने आग लगाई, लेकिन 2-2.5 महीने पहले मनोज थपलियाल और योगेश कुमार बंटी, जो भी ये सारी संपत्ति कब्रिस्तान की है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने सारी संपत्तियों को कब्रिस्तान घोषित करा। उसके बाद उन्हें फर्जी ट्रस्ट बनाया गया, जबकि कब्रिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं बन सकती। कौन है, किसने आपको नहीं होगा? मनोज थपलियाल और योगेश बंटी, इन दोनों ने 2-2.5 महीने पहले धमकी देके गए थे ये खोखे हटा लो वरना हम ये खोखे जला देंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित सेरुआ धर्मपुर ग्राम अगवानपुर में बीते दिन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह की सूचना किसी ने दी। तत्काल समन्वयक श्रद्धा शर्मा द्वारा स्टाफ फोर्स ग्रुप में भेज दिया गया, जिसे देखते हुए जिला ट्रांसपोर्ट, जिसमें CWC की टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोका गया। बच्ची को रेस्क्यू कर उसकी मां के साथ CWC कार्यालय में ले जाया गया। हमने एक टीम गठित करी और आज जाके पाया कि ग्राम धर्मपुर सेरुआ में नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है और ये बात सही पाई गई। क्या उम्र थी बच्ची की सर? और बच्ची लगभग 15 वर्ष की है। अब क्या सर वहाँ जाने के बाद क्या एक्शन लिया गया टीम के जरिए, और अब क्या बच्ची कहाँ है? और बच्ची बाल कल्याण समिति के अंतर्गत है और उनके पास है। बच्ची की काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग होने के बाद बाल कल्याण समिति ने आगे का निर्णय लेगी क्या करना है। हमने एक टीम गठित करी। सही साहब, हमारी जो लड़की जो है ये हमारे साड़ू की लड़की है, हमारे साड़ू की लड़की है ये। तो हम ये चाहेंगे, हमें तो मालूम नहीं था सर कि हमारी इस लड़की की उम्र कितनी है, लेकिन हम अब आन के जब हमें दावत दी है तो हम आए हैं। हमने देखा है कि हमने जब ये लड़की की उम्र कम है तो आप शादी क्यों कर रहे हो, ये तो सरकारी मामले से विरोध है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लड़की का मामला है, हम अपनी लड़की को वापस लेके हम शादी से इनकार करना चाहते हैं।
जब तक हमारी लड़की बालिग नहीं होगी हम शादी नहीं कर पाएंगे उस टाइम, चाहे लड़का कितनी भी जिद। और संभल जनपद के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान गर्भवती की मौत हो गई। पीड़िता के पति ने नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जब डेथ हो जाती है तो लापरवाही की बात कह दी जाती है, लेकिन लापरवाही इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उसका टेस्ट डोज लगा करके आधे घंटे उसको टेस्ट देखा गया था उसका, जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ था तो इंजेक्शन आगे लगाया। परिवार बता रहा है कि 50 ml 40 मिनट तक चली, उसके बाद में 50 ml जो 40 मिनट तक चली वही टेस्ट होती है। अच्छा, उस केस का टोटल ड्यूरेशन लगाने का पौने घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में होता है। जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है ये मेरी साली है। साली एक रिश्ते में है लेकिन मैं उसे बेटी मानता हूँ। और ये जो यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। 100% इसमें डॉक्टर की लापरवाही है। जैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इस ड्रिप पे मोस्टली एक रिएक्शन हो जाता है, तो आधी बोतल चढ़ाई इन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में, जबकि इन्हें मालूम था कि इसमें रिएक्शन हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर या डॉक्टर की मिसेज जिनके अंडर में ये मेरा पेशेंट था क्यों नहीं अवेलेबल रहे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।